ट्रिग्नोमेट्री की अलाइड एंगल की हम लोगों ने चर्चा की। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने बहुत सा बेसिक हम लोगों ने कवर किया और ये बेसिक हमें इस टॉपिक में लगने वाला है जिसका नाम है स्केलर और वेक्टर। तो अब हम लोग स्केलर वेक्टर ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। अभी आगे मुझे जहां जहां पे बेसिक कहां पे लगेगा तो मैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का और एक बेसिक लेक्चर लेने वाला हूं। तो अभी बेसिकली अगर तुम लोग देखो स्केलर वेक्टर्स के लिए, तो स्केलर वेक्टर एक क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। किसका क्लासिफिकेशन है? फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है। तो हम लोगों ने देखा है ना, फिजिकल क्वांटिटी होती है, और फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होती है? किसी भी बॉडी की मेजरेबल प्रॉपर्टी, एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उसको हम लोग बोलने वाले फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी टेबल हो गया फॉर एग्जांपल, तो टेबल के लिए जैसे उसकी लेंथ हो गई, अगर बैग ऑफ शुगर है तो उसके लिए उसका मास हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते वक्त हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर मैंने तुमको मास के बारे में बोला, किसके बारे में बोला? मास के बारे में बोला, तो मास को तुम लोग लिखोगे 10 किलो, है ना। तो यहां पे ये 10 मतलब हमारे पास होगा नंबर, है ना, और यहां पे ये केजी मतलब क्या होगा? इसका यूनिट होगा, बराबर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों को कंबाइन, मतलब किसी भी क्वांटिटी को, यहां पे मास है ना, तो मास इस क्वांटिटी को तुम लोग जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नंबर इंटू यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे? नंबर इंटू यूनिट लिखोगे। तो नंबर इंटू यूनिट जब लिखोगे तो उसके पास एक नंबर रहेगा, यूनिट रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। ठीक है। अभी कुछ कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी है ना कि जिसको 100% यूनिट हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटी है। 90% केसेस में हम लोग नंबर और यूनिट ऐसा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मास हो गया, या फॉर एग्जांपल लेंथ हो गई, तो लेंथ के अगर तुम लोग लिखोगे तो लेंथ के लिए कैसा लिखोगे? तुम लोग 10 मीटर लिखोगे, तो देखो यहाँ पे नंबर आ गया और यहाँ पे यूनिट आ गया, है ना। हर बार 10 ही नंबर आएगा ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग 5 मीटर भी ले सकते हैं। 5 मीटर तो 5 नंबर आ जाएगा, मीटर यूनिट आ जाएगा। सो नंबर और यूनिट आ गया। लेकिन बहुत सारी फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज हैं जिनमें तुम्हें हमेशा नंबर और यूनिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बार देखा होगा, है ना। ऑप्टिक्स में देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर ने बहुत बार यूज भी किया होगा उसको। तो तुम लोग इसको म्यू से डिनोट करते होंगे और उसका वैल्यू 1.5 होता है। अब ये 1.5 मतलब क्या होगा? सिर्फ नंबर। इसको यूनिट आया क्या? नहीं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्या? हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इस केस में इसको यूनिट नहीं है। बहुत बार रिलेटिव डेंसिटी और एक है, मैं बताता हूं। रिलेटिव डेंसिटी और एक क्वांटिटी है। अब रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर तुम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कंसिडर करोगे ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में हम लोग लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसे। तो किसी भी केस में अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी लिखेंगे या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखेंगे, तो वो तो दो क्वांटिटी के डेंसिटी का रेशो है। डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी का यूनिट तो कैंसिल होगा, तो यहां पे हमारे पास आएगा सिर्फ नंबर। ठीक है। तो ऐसी गलतफहमी मन में पैदा मत करना कि फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा यूनिट होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। 90% केसेस में एक लॉ बनाने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड यूनिट। हम लोगों को नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी यहां पे नंबर्स रहेंगे और यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी मतलब एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ प्रोसेस, ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना। अब क्या हुआ? ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आई।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। अभी सपोज कंसिडर कर लो कि तुम्हारे पास एक बैग है ना, एक ऐसा बैग है, तुम लोग मार्केट में निकले हो और तुम लोग ऐसा करते हो कि तुम लोग 5 किलो शुगर ले लेते हो पहले, ठीक है। तो एक जगह पे तुम लोगों ने ऐसा देखा कि अरे शुगर सस्ती मिल रही थी, तो तुम लोगों ने 5 किलो शुगर ली। अब आगे के दुकान में गए, तो आगे के दुकान में जाने के बाद तुम्हें और लगा कि अरे हमें 2 किलो और शुगर चाहिए, तो तुमने इसमें 2 किलो शुगर और ऐड करी। तो 2 किलो शुगर हम लोगों ने और ऐड की। तो पहले हमारे पास कितनी थी? 5 किलो। हम लोगों ने कितनी ऐड की? और 2 किलो। तो 5 किलो में हम लोगों ने 2 किलो शुगर ऐड की। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल शुगर कितनी हुई? तो मास अगर मुझे निकालना है, टोटल मास, तो टोटल मास में निकाल सकता हूं 2 किलो, है ना, प्लस 5 kg। तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 7 किलो। ये सिचुएशन आ गई भाई साहब, बराबर है सर, करेक्ट, एकदम बराबर। अभी ऐसा ही तुम लोग फोर्स के बारे में सोचो। एक बॉडी थी यहां पे, कंसिडर करो ये बॉडी है, देखो, और यहां पे एरो नहीं दिखाता हूं अभी, यहां पे मेरा एक दोस्त 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, ठीक है। और उसको देखा, और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अरे मुझे भी और फोर्स लगाना चाहिए, तो मैंने और 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। या सपोज मान लो कि मैंने 8 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स होगा? तो बच्चे बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है, 10 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, है कि नहीं। तो बॉडी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर 18 न्यूटन फोर्स होगा, करेक्ट। 100% सही है क्या ये? नहीं सर, क्योंकि इस केस में फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हुआ हमें पता होना चाहिए। मतलब सर अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं 8 न्यूटन, उसी डायरेक्शन में मेरा दोस्त भी धक्का दे रहा है 10 न्यूटन, दोनों भी सेम ही डायरेक्शन में इस बॉडी को धक्का दे रहे हैं, तो ये बॉडी आगे जाने का चांस बनता है, बराबर। क्योंकि हमारे दोनों के दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मेरा फोर्स और मेरे दोस्त का फोर्स, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा कि इन दोनों फोर्सेस की एडिशन होगी। लेकिन हमेशा ऐसा केस होगा क्या? नहीं। अगर ये मास सपोज यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे मैं देता हूं, ठीक है ना, इधर लेता हूं, इधर देखो, यहां पे ध्यान दो, ये मास इधर प्रेजेंट है, ये एग्जांपल मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे पास ये मास प्रेजेंट है, मेरे दोस्त ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया 10 न्यूटन, लेकिन मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया 8 न्यूटन। अब बोलो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या 18 न्यूटन होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट होने की वजह से क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का सब्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। तो इस केस में हमारे पास नेट फोर्स कितना आया? सर नेट फोर्स आया 10 - 8, दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। लेकिन ऐसा इस एग्जाम्पल में हुआ क्या? मास के एग्जाम्पल में ऐसा हुआ क्या? मास के एग्जाम्पल में तुमने ऐसा थोड़ी मुझे पूछा कि मास सर किस डायरेक्शन में आपने अपने बैग में डाला, ऐसा थोड़ी पूछा आपने। नहीं, हम लोगों ने क्या किया, अच्छा 5 किलो था, 2 किलो था, 5 और 2 7 किलो, बस बात खत्म। लेकिन इधर कैलकुलेशन करते हो तुम लोगों ने दिमाग लगाया, सर फोर्स किस डायरेक्शन में है बताओ, आपका फोर्स किस डायरेक्शन में, आपके दोस्त का फोर्स किस डायरेक्शन में, दोनों का फोर्स किस डायरेक्शन में बताओ मुझे, तभी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो फोर्स के लिए एडिशन भी हो सकता है और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो एडिशन होगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन होगा, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सपोज ऐसी सिचुएशन होती, देखो यहां पे ध्यान दो, अगर मेरे पास ये फोर्स अगर ऐसा होता यहां पे 10 न्यूटन, और अगर ये दूसरा फोर्स जो मैंने लगाया 8 न्यूटन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता, तो मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता, और उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर के केस में आती 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो दो फोर्सेस के केस में जिनको डायरेक्शन है, उनके केस में हम लोग 100% नहीं बोल सकते कि हमेशा उनका एडिशन ही होगा। एडिशन भी हो सकता है अगर डायरेक्शन सेम है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है भाई साहब अगर डायरेक्शन अपोजिट हैं, और
पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो सकता है, न जाने कौन कौन से लॉज तुम लोग यूज करोगे। तो इस केस में तुम्हें एक नया अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी, नए फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने इस क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया? दो क्वांटिटीज में क्लासिफिकेशन किया है। कौन सी दो क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत है। वो क्लासिफिकेशन हम लोग इमीडिएटली देखेंगे। हम लोगों ने ऐसे दो केसेस में क्लासिफिकेशन किया। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है या फिजिकल क्वांटिटी है ना? और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने दो सेक्शन में तोड़ा, दो सेक्शन में डिवाइड किया, दो सेक्शन बनाए उसके। एक्चुअली इसके 3 सेक्शंस हैं, लेकिन तीसरा सेक्शन तुम्हारे बिल्कुल काम का नहीं है। टेंसर क्वांटिटीज बोल के हैं, और उनका वैल्यू अलग अलग होता है हर एक केस में। तो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें टेंसर क्वांटिटीज के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का दो वे में क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एक है स्केलर, और दूसरा क्लासिफिकेशन है वेक्टर। ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिन्हें डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, नहीं है डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, स्केलर। इसका मतलब कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया सर? यहां पे एग्जाम्पल हो गया मास, है ना, लार्जर लेंथ, है ना, ये स्केलर हुआ। टेम्परेचर भाई साहब स्केलर हुआ। स्पीड स्केलर हुआ। ठीक है ना? डिस्टेंस स्केलर हुआ। लिखो ये सब। वर्क स्केलर हुआ। सभी एनर्जी स्केलर हुई। करंट स्केलर, अभी फिलहाल स्केलर कंसिडर कर लो। एक्चुअली ये टेंसर आता है, स्केलर टेंसर में आता है, लेकिन फिलहाल कंसिडर कर लो इसको स्केलर। प्रेशर स्केलर हुआ। अगर कसम खा के बोलना है, अगर कसम खा के बताना है, तो प्रेशर है टेंसर। अब तुम लोग बोलोगे कि सर टेंसर ये क्या क्वांटिटी होती है ना? तो टेंसर क्वांटिटी मैं आराम से तुमको बाद में बताऊंगा, टेंशन ना ले। उसका बिहेवियर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। ठीक है? और इस टेंसर के भी ना, तो अगर हम लोग टेंसर देखें तो टेंसर क्वांटिटी के भी दो टाइप्स है। एक है स्केलर टेंसर और दूसरा है वेक्टर टेंसर। तो ये डिटेल क्लासिफिकेशन मुझे बताना है टेंसर के केस में। तो फिलहाल हम लोग इस टेंसर क्वांटिटी को बाजू में रखेंगे, और अगर कोई एग्जांपल आया भी टेंसर क्वांटिटी का, तो मैं वहां पे बताऊंगा कि जैसे मैंने यहां पे बताया कि प्रेशर टेंसर है, करंट ये भी टेंसर ही है। लेकिन तुम्हारे लिए अगर तुमको सवाल आया तो तुम लोग स्केलर बोल देना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन में टेंसर ऐसा नहीं होगा। और अगर टेंसर ऑप्शन में हुआ तो टेंसर, तो सही मायने में करंट टेंसर है। लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ अपने सिलेबस के बारे में बात कर रहे हो, तो हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करें। प्रेशर जैसे कि अभी हमारे लिए स्केलर हो गया, लेकिन है टेंसर, है ना। और क्वांटिटीज तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पावर हो गया, है ना। तो पावर ये क्वांटिटी स्केलर ही है। आगे देख लो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, वॉल्यूम, लिखते चलो, है ना, डेंसिटी। तो ये सभी की सभी कौन सी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है। और इन्हें बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू दे दो, बस बात खत्म। मास कितना है? 2 किलो का मास है। वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। डेंसिटी कितना है? 5 kg पर मीटर क्यूब है। इसमें कौन से डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी बोलेगा 2 किलो शक्कर लाया, कहां से लाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से, पूरब से लाया कि पश्चिम से लाया, ऐसा थोड़ी पूछेगा वो। तो इस केस में मास हो गया, वॉल्यूम हो गई, लार्जर लेंथ हो गई, ये सभी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं।
इनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अगर मैग्नीट्यूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका पूरा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। और इनका कैलकुलेशन जो है, इनका कैलकुलेशन नॉर्मल लॉज से हो सकता है। तो अलजेब्रा के जितने भी तुम लोगों ने नॉर्मल लॉज सीखे हैं, उन सभी नॉर्मल लॉज से तुम लोग इसका पूरा कैलकुलेशंस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तुम्हें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ये क्वांटिटी कौन सी है? ये क्वांटिटी इनको बोलेंगे हम लोग वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है? जिन्हें दो चीजें चाहिए, जिनको बताने के लिए दो चीजें चाहिए। मतलब अगर मैंने तुमको फोर्स बोला तो फोर्स बोलने के बाद मुझे 10 न्यूटन बताना ही पड़ेगा, और यह भी बताना पड़ेगा ना उसकी डायरेक्शन कहां पे है। समझा नहीं? तो फोर्स को बताने के लिए सिर्फ 10 न्यूटन काफी है क्या? चलो मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम लोग बस स्टैंड पे आ गए, बस स्टैंड पे है, स्टेशन पे हो तुम लोग, ठीक है। अब बस स्टैंड पे आने के बाद मैंने तुमको बोला कि मेरा घर 10 किलोमीटर पे है, मेरा घर 10 किलोमीटर पे है। मैंने तुमको लेन दे दी, आ जाओ मेरे घर पे। पॉसिबल है क्या? तुमको पूरी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सिर्फ 10 किलोमीटर मेरा घर का डिस्टेंस मैंने तुमको दिया, तो इसका मतलब तुम लोग मेरे घर तक नहीं पहुंच सकते। मेरे घर तक पहुंचने के लिए तुम्हें पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, पूरा डायरेक्शन देना पड़ेगा, तभी तुम लोग घर पे पहुंच सकते हो। अगर हम लोगों ने किसी के घर का एरिया दिया, सपोज ऐसे बोला कि हमारा बंगलो 1600 स्क्वायर फीट का है, 4000 स्क्वायर फीट का है, ऐसे बोला, तो 4000 स्क्वायर फीट देने के बाद तुम लोग घर पे पहुंच जाओगे क्या उसके? नहीं, क्योंकि 4000 स्क्वायर फीट तो ये एरिया कहां पे भी हो सकता है। अगर तुम्हें घर पे पहुंचना है उसके, तो तुम्हें पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली वो कहां पे है, कौन से गली में है, पूरा बताना पड़ेगा। तो इस केस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देके क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा, हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड चाहिए, हाँ, और उसी के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों तुमको देने के बाद तुम लोग बोल सकते हो कि उस क्वांटिटी के बारे में तुमको कुछ पता चला। समझ गए? इसका एग्जाम्पल क्या है? फोर्स मैंने अभी बताया, फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स एक वेक्टर है क्योंकि फोर्स के बारे में बात करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा और डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, है ना, उसी के साथ। और एग्जांपल देखो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस इनिशियल पोजीशन से निकला और फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तो मैं किस डायरेक्शन में गया। मुझे बताना पड़ेगा कि पूर्व के डायरेक्शन में 10 मीटर तक चलो, पश्चिम के डायरेक्शन में 10 मीटर तक चलो, बाद में लेफ्ट साइड 10 मीटर तक जाओ, राइट साइड 10 मीटर तक जाओ। तो ये बताना पड़ेगा मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के केस में, ठीक है। वेलोसिटी हो गई। देखो यहां पे मैंने बोली है स्पीड, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और यहां पे अगर तुम लोग देखो तो वेलोसिटी, उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिट से नहीं बता सकते हम लोग कोई क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर। तो सर कैसे बता सकते हैं? पता होना चाहिए तुमको, या तुमको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन अभी तुम लोग बहुत सारे क्वांटिटी के फॉर्मूले नहीं जानते, इसलिए अगर तुम लोग देखो तो तुमको कुछ क्वांटिटी याद होनी चाहिए। तो वैसे वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है हमें पता होना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेलोसिटी देने के लिए दोनों वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी देना चाहिए 10 मीटर्स पर सेकेंड, और उसका डायरेक्शन भी देना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर दोनों मिल गए तो हम लोग 100% उस वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड का कुछ नहीं। अभी मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी मैक्सिमम 60 मीटर पर सेकंड से जाती है, सपोज 60 मीटर पर सेकंड तो बहुत स्पीड हो गई ज़्यादा, लेकिन अगर 60 मीटर पर सेकंड से जाती है इसका मतलब गाड़ी चलनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? मैक्सिमम स्पीड बोली है मैंने, बराबर। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि पूना जाने के लिए स्पीड किधर होनी चाहिए, तो किधर भी गाड़ी चलाओगे तो पूना जाओगे क्या? नहीं। तो पूना जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बराबर पूरा पूना के डायरेक्शन में ही तुम्हें जाना पड़ेगा। इसका मतलब वो हो गई वेलोसिटी।
ये मीटर पर सेकेंड है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पुना के डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन आ गई। तो दोनों चीजें देनी चाहिए वेलोसिटी के लिए। वैसे ही मोमेंटम हो गया, है ना, क्या हुआ, मोमेंटम। उसके बाद क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम। हाँ ठीक है। इसके बाद हो गया टॉर्क, ठीक है। तो ये सभी क्वांटिटीज, कितनी भी क्वांटिटीज लिखते जाओ, तुम्हारे पास अभी और है एरिया, बहुत बढ़िया। नॉर्मली बच्चा कंसिडर करते कि एरिया स्केलर है, नहीं नहीं नहीं, एरिया वेक्टर है। मैं बताऊंगा एरिया कैसे वेक्टर आया, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी आ गई भाई साहब वो। तो ये सभी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनको बताने के लिए इनका मैग्नीट्यूड काफी नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ इनका डायरेक्शन भी देना जरूरी है। इसलिए हमें इसका कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए हम लोगों ने फिजिक्स में पूरा कैलकुलेशन लिया है इसका, कि वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए, सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। इनका पूरा कैलकुलेशन हम लोग स्केलर वेक्टर में देखने वाले, इस टॉपिक में देखने वाले। बेसिकली ये टॉपिक वेक्टर्स के लिए ही है, लेकिन स्केलर क्या होता है उसका भी इंट्रोडक्शन हमें होना चाहिए, इसलिए स्केलर ये आर्टिकल यहां पे रखा गया।